गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड ही कुछ बातें और करना चाहेंगे और नो डाउट लेंसेज के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, तो लेंसेज की फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कशन लेना है। उसी के बारे में बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी है। मैं कह सकता हूं कि आज की जो क्लास है वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह से काम करेगी। आगे जो लेंसेज का कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है उसके लिए हमारा हेडिंग है रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। मैं यहां से कॉन्वेक्स को एक तरीके से हटा देता हूं और मैं कहता हूं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अभी प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें रिफ्रैक्शन कराया था प्लेन सरफेस से, यानी जो लाइट रे थी वो हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही थी। इंटरफेस कैसा था? प्लेन था, जस्ट लाइक ग्लास स्लैब की बात हम लोगों ने की थी। अब मैं स्फेरिकल सरफेस की बात कर रहा हूं, कर्वेचर लिए हुए सरफेस की बात कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए ऐसे मान सकते हैं कि ये सपोज मेरे पास कोई भी कांच का सरफेस है जिसमें एक तरफ कांच है जिधर आपको ये बल्ब का पोर्शन दिख रहा है और दूसरी तरफ जो है वो एयर है या वैक्यूम है। तो अगर मान लीजिए एयर से इस सरफेस के अंदर लाइट एंटर करती है तो वो निश्चित रूप से अपने पास से डेविएट होगी। कैसे डेविएट होगी, क्यों डेविएट होगी, स्नेल्स लॉ कैसे काम करेगा, ये सब हम लोगों को डिस्कस करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। और हमने इसको नाम दिया है रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस। कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो, हम अगर एक बार फिलॉसफी समझ लेंगे, एक बार हम लोग तरीका समझ लेंगे कि किस तरीके से करना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसा भी सरफेस हो। तो हालांकि हम यहाँ जो शुरुआत कर रहे हैं वो कॉन्वेक्स सरफेस को लेके कर रहे हैं और कॉन्वेक्स सरफेस में भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां रखा हुआ है? रेयर मीडियम में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम और इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कैसी है? रियल है, या मैं कहूंगा इमेज जो फॉर्म हो रही है वो कहां हो रही है? डेंसर मीडियम में हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर को मैं देखूं थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहूं तो ये समझ सकता हूं कि यहां पे मेरा ये रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ये मेरे पास स्फेरिकल सरफेस है। ऑब्वियसली जब ये स्फेरिकल सरफेस है तो इसका अपना कोई एक सेंटर भी होगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, इस पॉइंट को हमने कहा है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का कॉन्सेप्ट मैं कहीं भी ले सकता हूं, यहां से ये वाला मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है या मैं इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकता हूं। जो भी मेरे पास सरफेस है, इस सरफेस का जो सेंटर है, इस सेंटर को कहा है हम लोगों ने पोल। क्या कहा है डियर स्टूडेंट्स? पोल। और ये जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। नो डाउट μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यहां कहने की बात ही नहीं है, समझ लेना चाहिए हम लोगों को। अब इसमें कुछ एजम्पशंस की बात करें। एजम्पशंस की बात करें तो सबसे पहला एजम्पशन ये है कि जो रेयर मीडियम है वो होमोजीनियस है, यानी इस पूरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा सेम है। इसी तरह से जो डेंसर मीडियम है वो भी होमोजीनियस है, यानी इस पूरे मीडियम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेम है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, रेयर मीडियम का कम है, ये भी हमारा एजम्पशन है। दूसरा, ये जो हमारे पास अपर्चर दिख रहा है ए से लेकर के बी तक का जो डायमीटर हम लोगों को दिख रहा है, ये डायमीटर जो है कंपैरेटिवली काफी छोटा है, ये मेरा एजम्पशन है। दूसरी चीज ये है कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पीसी, इसे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता हूं, ये अपने आप में काफी बड़ी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी बड़ी है, इसका मतलब जो कर्वेचर है वो छोटी है। ये हम सबको बताया, पहले से हम पढ़ के आ रहे हैं कि कर्वेचर अगर छोटी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो काफी बड़ी होगी। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तीसरी चीज, ये जो हमने यहां ऑब्जेक्ट ट्रीट किया है ये पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, कैसा है ये? पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है। अब अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात इसके लिए करना चाहूं तो ये जो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, यहां से नंबर ऑफ जो रेज है वो इनफाइनाइट निकलेंगी, सबको पता है, लेकिन मैं अपने पर्पस के लिए सिर्फ दो रे कंसीडर कर रहा हूं। एक तो वो रे कंसीडर कर रहा हूं जो ऑप्टिकल एक्सिस के साथ साथ चल रही है। अब ऑप्टिकल एक्सिस कौन सा होगा? सिंपल सा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, वही मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो एक रे तो यहां से मैंने कंसीडर की जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के साथ साथ चल रही है।
दूसरी रे मैं कोई भी आर्बिट्रेरी ले लेता हूं, एक स्मॉल एंगल अल्फा बनाते हुए ये जा रही है। तो आई होप सो दो रे से मैं इमेज फॉर्मेशन की बात यहां करूंगा, तो जो डायग्राम है वो थोड़ा आसान रहेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इंसिडेंट रे मेरी सपोज इस एन पॉइंट पर जाकर के क्या हुई, टकरा गई। अब इस पॉइंट पे सिनेरियो क्या होगा, सिनेरियो ये होगा कि सी से अगर मैं एन पॉइंट को मिलाता हूं तो ये मेरा नॉर्मल टू प्लेन हो गया। सब लोग जानते हैं कि जो रेडियस है वो सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब अगर मुझे एन पॉइंट पे नॉर्मल टू प्लेन चाहिए तो सिंपल सा मैं इसी रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कर दूंगा, आगे बढ़ा दूंगा। तो ये जो ब्लू लाइन से मैंने यहां पे शो किया है दैट इज नॉर्मल टू सरफेस। अब नॉर्मल टू सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल आई हो गया डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि ये डेंसर मीडियम नहीं है, डेंसर मीडियम नहीं है तो जो ओ एन रे है वो इस पाथ पे आगे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा है नहीं। है क्या कि एन से आगे मेरा डेंसर मीडियम शुरू हो जाता है। जब डेंसर मीडियम शुरू हो जाता है तो कंपैरेटिवली लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाते हुए, लेस रिफ्रैक्टिव एंगल बनाते हुए, जो इंसिडेंट एंगल है इससे कम एंगल बनाते हुए, अब ये एंगल कहां से मेजर होगा, निश्चित सा जो नॉर्मल टू प्लेन था, नॉर्मल टू प्लेन के साथ में जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो एंगल मेरा क्या होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। तो जैसा मैंने यहां कंसीडरेशन में लिया है कि ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, मैं जानता हूं जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रे जाती है तो ऐसी स्थिति में जो इंसिडेंट एंगल है वो बड़ा होता है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। तो कंपैरेटिवली छोटा एंगल रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाते हुए ये रे मेरी यहां पे जाएगी और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट कर देगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रही थी। अब प्रिंसिपल एक्सिस चूंकि इस कर्वेचर के साथ में 90 डिग्री का एंगल ले रहा है तो इसमें बिना किसी डेविएशन के ये रे मेरी कैसी चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। अब ये दोनों रे, एक ऊपर से रिफ्लेक्ट होके आई, एक ये सीधी आई, दोनों आकर के इस आई पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब आई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ऑब्वियसली यहां पे मेरा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। मुझे हर डायग्राम के लिए इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखना है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे की बात, जो इमेज फॉर्मेशन मेरा हो रहा है तो यहां बनने वाला जो एंगल है दोनों रेज के बीच में, एक तो है मेरी स्ट्रेट जो आ रही है बॉटम से और एक है जो रिफ्रैक्ट होकर आ रही है, ये एंगल है बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट पे बनने वाले एंगल को अल्फा हमेशा कहना है आपने, बहुत सारे केसेस अभी आगे आप पढ़ने वाले हो तो हर केस में एंगल सबटेंडेड एट ऑब्जेक्ट अल्फा कहलाएगा, एंगल सबटेंडेड एट इमेज ये क्या कहलाएगा, बीटा कहलाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ी सी बात हम लोग और करना चाहें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके साथ नॉर्मल टू सरफेस या मैं कहूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो एंगल बनाएगी इसको मैं कहूंगा क्या, गामा। तो आई होप सो अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, आई क्या है, आर क्या है, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगली बात मैं डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए करना चाहूं तो मेरी सारी डिस्टेंस मेजरमेंट कहां से होंगी, पोल से होंगी। अब पोल से वापस आना पड़ रहा है यानी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, कहां तक, ऑब्जेक्ट तक। तो ये डिस्टेंस मेरी u से डिनोट होगी और नो डाउट u के आगे एक माइनस का साइन आएगा। इसी तरह से जो पोल से इमेज की डिस्टेंस है, कहां की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है, पोल से इमेज की जो डिस्टेंस है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे मेरी ट्रेवल कर रही है। अल्टीमेटली ये प्लस का v आएगा। एक तीसरी चीज और रहेगी दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डियर स्टूडेंट्स पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए मेरे को इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आगे बढ़ना होता है, तो इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करता हूं और ये भी मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने अभी यहां कुछ नहीं किया, सिंपल सा जो पीछे चीजें पढ़ रखी थी जैसे न्यू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है जिसमें हम साइन कन्वेंशन की बात कर रहे होते हैं, इमेज फॉर्मेशन की बात हम लोगों ने पीछे कर रखी है, रिफ्रैक्शन की बात हमने कर रखी है कि भैया जब भी रेयर से डेंसर में जाएगा तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो छोटा हो जाएगा, या दूसरे टर्म्स में जो छोटी क्लासों में हम पढ़ के आए हैं तो ये कह सकते हैं कि रे हमारी अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट, सॉरी टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। रे जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन, कब, जब रेयर से डेंसर जाएगा तो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल फैक्ट है। जब ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी तभी तो आर छोटा हो जाएगा। तो कहने के तरीके अलग हो सकते हैं
जैसा मैंने यहां लिखा I इज ग्रेटर देन R, मैं ये भी कह सकता हूं कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स ये इमेज फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। पोल को मैंने P कहा है। एक काम और कर लेते हैं कि जो N पॉइंट है जहां इंटरसेक्शन हो रहा था हमारा इंसिडेंट रे का, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो आकर के गिरता है कहां पे, M पे। नो डाउट जो PM है, PM जो है वो अप्रोचेस टू जीरो है। जैसा मैंने पहले एजम्पशन में बताया था कि जो अपार्चर है वो छोटा होगा, प्लस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कंपैरेटिवली काफी बड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में जो PM है वो अप्रोच करेगा जीरो को, यानी मैं अपने मेजरमेंट्स में P की जगह पे अगर M लिखना शुरू कर दूंगा तो कोई मेजरेबल चेंजेस नहीं होंगे, सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होंगे, यानी मैं ऐसा कर सकता हूं कि P को M पे शिफ्ट कर सकता हूं। तो ये एजम्पशन भी हो गए, रे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भी हो गया, कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा ये बात भी क्लियर हो गई। डियर स्टूडेंट्स अगेन मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये एक केस हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने क्या कहा कि भैया रेयर में हमारा ऑब्जेक्ट है, सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है, और इमेज फॉर्मेशन हमारा डेंसर में हो रहा है। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है, रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है। अब इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं चलो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इसी के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ लगा करके एक प्रॉपर रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं U के बीच में, V के बीच में और R के बीच में, एज वेल एज जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं इनके लिए। तो मेरे को यहां पे एक इक्वेशन निकालनी है, एक फॉर्मूला मैं कह सकता हूं निकालना है जो रिलेट करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, U को, V को और R को। हमने अब तक क्या पढ़ा है, हमने अब तक पढ़ा है स्नेल्स लॉ। अब देखो बच्चों ये फिजिक्स है, अगर आप किसी भी स्टेप पे छोटी सी भी गलती करोगे तो गलती होती चली जाएगी, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना है। इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो गया, डायग्राम क्लियर हो गया। अब मैं यहां स्नेल्स लॉ लगाता हूं और स्नेल्स लॉ की हेल्प से कुछ छोटे छोटे मैनिपुलेशंस करके, ट्रांसपोर्टेशंस करके एक इक्वेशन निकालता हूं जो μ1, μ2, V, U और R को आपस में रिलेट करेगी, जिसे मैं हाफ इक्वेशन के नाम से भी जानूंगा, या मैं कहूंगा इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो डियर स्टूडेंट्स निकालना बड़ा आसान सा काम है। अब ये मैं यहाँ एनिमेशन जो कर रखा है इसको हटाता हूं और कुछ चीजें आपको समझाता हूं, फिर एग्जाम में कैसे लिखना है ये बात तो आगे हमने शो कर ही रखी है, तो उसको हम लोग वहां से देखेंगे, लेकिन अभी जो समझने वाली चीजें हैं वो मैं जरा समझाता हूं। देखिए बच्चों मैं सबसे पहले यहां वही स्नेल्स लॉ लगाता हूं, क्या, साइन I ओवर साइन R इक्वल्स टू, देखो बच्चों I से R क्या रेयर से डेंसर जा रही है, तो मेरे को यहां पे लिखना होगा μ2 ओवर μ1। प्रीवियस क्लासेस में आप लोग इसको 1 μ2 भी लिखते चले आए हैं। जैसा मैंने एजम्पशन लिया था, एजम्पशन में क्या लिया था कि ये एंगल्स जो है काफी छोटे छोटे हैं, जैसे ये अपार्चर छोटा होगा तो I भी छोटा हो जाएगा, R भी छोटा हो जाएगा, अल्फा भी छोटा होगा, गामा भी छोटा होगा और बीटा भी छोटा होगा, सारे एंगल छोटे हैं। जब सारे एंगल छोटे हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं I ओवर R इक्वल्स टू μ2 ओवर μ1, या मैं इसको लिख सकता हूं μ1 मल्टीप्लाइड बाय I इक्वल्स टू μ2 मल्टीप्लाइड बाय R। अब डियर स्टूडेंट्स मुझे करना क्या है, I और R जो है वो दोनों ही मेरे जो इंटरफेस है या जो ऑप्टिकल एक्सिस है इससे दूर है, तो मैं I और R को लिखने की कोशिश करता हूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। ध्यान रहे हर फिगर के लिए अल्फा कहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट पे, बीटा कहां बन रहा है, इमेज पे, गामा कहां बन रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ। ये हमेशा आपने ऐसे ही नेमिंग करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स I की मैं बात करता हूं, जरा I की बात करूंगा तो देखिए I इज अ एक्सटीरियर एंगल। किसका एक्सटीरियर एंगल है, यह है ट्रायंगल AOC। जरा ध्यान से देखिए, मैं ट्रायंगल AOC की बात कर रहा हूं, यह है ट्रायंगल AOC। इस ट्रायंगल AOC का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसमें मैं कह सकता हूं I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। तो I में राइट हियर I इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। आई होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी। अब जरा मैं R को निकालने की कोशिश करूं इन टर्म्स ऑफ अगेन अल्फा, बीटा, गामा। जब मैं R की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स तो देखिए
यहां पर एक दूसरा ट्रायंगल मेरे को दिख रहा है जिसको मैं ब्लू लाइन से ये अभी आपको शो कर रहा हूं, और इस ट्रायंगल का नाम अगर मैं लिखता हूं तो दैट इज ट्रायंगल NIC, इस पर्टिकुलर फिगर में। तो NIC ट्रायंगल में R और बीटा दोनों मिलकर के गामा को बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ गामा इज हियर एक्सटीरियर एंगल। अब देखो ये 6th 7th 8th में आप पढ़ के आए हो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो वहीं से आपको डालना है, दैट इज R प्लस बीटा। Also you may write here R is equals to gamma minus beta। बस बन गया काम हम लोगों का। हमें यहां R की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गामा बीटा मिल गई, I की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा गामा मिल गई। ये वैल्यूज लेकर के हम लोग यहां पे पुट कर देने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं वैल्यू पुट करता हूं, देखिए क्या मिलता है। ये मिलता है मेरे को μ1 और I की जगह पे मिलता है अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू μ2, और R की जगह पे मेरे को मिलता है गामा माइनस बीटा। जैसा मैंने अभी कहा था कि ये अपार्चर छोटा है, यानी AB जो डायमीटर दिख रहा है मेरे को, ये काफी छोटा है। तो ऐसी स्थिति में अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों छोटे हैं। जब तीनों के तीनों छोटे हैं तो मैं अल्फा को यहां लिख सकता हूं आर्क अपॉन रेडियस, बीटा को लिख सकता हूं आर्क अपॉन रेडियस, गामा को लिख सकता हूं आर्क अपॉन रेडियस। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों एंगल्स को मैं आर्क अपॉन रेडियस के टर्म्स में लिख सकता हूं, या कोई कहता है tan थीटा के टर्म्स में लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टेंजेंट के टर्म्स में लिखो या आर्क अपॉन रेडियस लिखो, बात ऑलमोस्ट एक ही है। लेकिन एजम्पशन ध्यान रहे कि AB जो अपार्चर है वो काफी छोटा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा मेरे पास μ1। अल्फा की बात करूंगा तो दैट इज NM, देखिए NM। अब इसको चलो NM ही ले लेते हैं अभी, NM, और अपॉन में हो गया क्या OM, प्लस गामा की मैं बात करता हूं तो अगेन दैट इज NM ओवर व्हाट M इंटू C। फिर मैं μ2 की बात करूंगा, अगेन गामा, गामा इज NM अपॉन व्हाट MC, माइनस बीटा की बात मैं करूंगा तो ये हो जाएगा NM ओवर IM। आई होप सो आपने tan थीटा या जो आर्क अपॉन रेडियस का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के ये चीजें सारी लिख दी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां हम मजे से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि NM जो है वो दोनों ब्रैकेट में दोनों साइड में है, तो इसको मैं कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकता हूं। मेरे पास एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया। क्या छोटा सा कॉन्सेप्ट बच गया? दैट इज μ1 1 अपॉन OM प्लस 1 अपॉन MC, μ2 1 अपॉन MC माइनस 1 अपॉन IM। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सिंपल सा OM की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ UVR डालनी है, MC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ UVR डालनी है, MC की वैल्यू अगेन UVR डालनी है, IM की वैल्यू अगेन मेरे को UVR डालनी है। ध्यान रहे, मैं यहां पे जो भी मेरा न्यू कार्टेशियन सिस्टम है, मेरे को साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज डालनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यू साइन कन्वेंशन के साथ अगर मैं वैल्यूज डालूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलने वाला है, दैट इज μ1 1 अपॉन व्हाट अबाउट OM। OM ये डिस्टेंस मैं पहले ही लिख चुका हूं, यहां पे क्या है, माइनस का U है, तो सिंपली आई हैव टू राइट हियर माइनस का U, प्लस का साइन 1 अपॉन MC ये क्या है, देखिए अगेन दैट इज R, और वो भी कैसा, पॉजिटिव, इक्वल्स टू दैट इज μ2 1 अपॉन MC बोले तो 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन IM या MI दैट इज प्लस का V, तो दैट इज प्लस का V। बस बन गया काम मेरा। अब क्या बचा? अब तो कुछ बचा ही नहीं, बस इन वेरिएबल्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना बाकी रह गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको यहां से लेकर के आता हूं, जो R वाले टर्म्स है उनको एक तरफ ले जाता हूं और जो UV वाले टर्म्स है उनको एक तरफ ले जाता हूं। वैसे ये इक्वेशन अपने आप में कंप्लीट है, इस इक्वेशन में कुछ अब और अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रीअरेंज करना है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए कैसे, मैं यहां पर ये कलर चेंज करके अलग से लिख के दिखा रहा हूं आपको। दैट इज μ1 अपॉन में व्हाट माइनस का U प्लस का μ1 ओवर R इक्वल्स टू दैट इज μ2 ओवर R माइनस दैट इज μ2 ओवर V।
अब इसको r वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो और u वाले टर्म्स को एक तरफ ले लो, तो ये इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u इक्वल्स टू μ2 ओवर r माइनस μ1 ओवर r। ये मेरी एक प्रॉपर फॉर्म आ गई। तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, बस वेरिएबल्स को इधर किया है। जरा इस इक्वेशन को हम लोग कहते क्या है, हाफ इक्वेशन। किसके लिए निकली है कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए यही निकलेगी, लेकिन फिर भी मैंने किसके लिए निकाली थी, मैंने निकाली थी रिफ्रैक्शन थ्रू ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, इमेज फॉर्म इन डेंसर मीडियम। ठीक है, तो ये मेरी हाफ इक्वेशन है, एक पर्टिकुलर केस के लिए इक्वेशन है। इसको याद कैसे करूंगा, डिस्टेंस याद करने के लिए मुझे क्या करना है, समझिए मेरा इमेज कहां बन रहा है, डेंसर मीडियम में, तो मैंने लिखा है यहां डेंसर मीडियम ओवर इमेज। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, रेयर मीडियम में, माइनस मैंने लिखा रेयर मीडियम ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहां पे μ2 माइनस μ1 आ रहा है, तो यहां भी मेरे को μ2 माइनस μ1 करना है। इस तरीके से मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं जैसा मेरा टारगेट था। क्या टारगेट था कि भैया मेरे को u, v और r इन तीनों को आपस में इंटरलिंक करना है। ठीक है ना, किसके साथ, μ1 और μ2 को लेकर के। अब इसी इक्वेशन को एक बच्चा और भी लिख सकता है। कैसे लिख सकता है, 1 μ2 के टर्म्स में लिख सकता है। कैसे लिख सकता है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा μ2 ओवर μ1 है, सब देख रहे हैं, तो मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं किससे, μ1 से। जैसे ही मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, μ2 ओवर μ1, μ1 ओवर μ1, μ2 ओवर μ1, μ1 ओवर μ1। तो μ1 से μ1 कैंसिल आउट होगा, और ये जहां भी μ2 ओवर μ1 आ रहा है उसकी जगह पे 1 μ2 या सिर्फ μ मैं लिख पाऊंगा, तो मेरी इस इक्वेशन की फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ये लग रहा हो कि सारी चीजें छोटी ही सी चीज में कर दी। देखो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश की है। एग्जाम में कैसे लिखना है मैंने डिस्कस नहीं किया, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हुई या नहीं हुई, उन चीजों को एक बार देखेंगे, फिर मैं ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के बाद में स्नेल्स लॉ। आई और आर मेरे छोटे हैं इसलिए मैंने साइन को हटा दिया। आई और आर को मैं कहां ले गया, ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर ले गया। इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा लिखने की कोशिश की। आई को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं ट्रायंगल AOC से निकाल के ला रहा हूं आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, बिकॉज ऑफ दैट इज एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से आर की वैल्यू मैं निकाल के ला रहा हूं, तो ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं NIC ट्रायंगल की मैं बात करूंगा, तो आर प्लस बीटा मिलकर के गामा बनाते हैं। मैंने वही लिखा है, गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। यहां से आर की वैल्यू निकाल दी। अब डिस्टेंस आर और आई, इन दोनों की वैल्यू को मैंने अपनी जनरल इक्वेशन के अंदर प्लेस किया। यहां पे जैसे ही मैं वैल्यू प्लेस करता हूं और फिर अगले स्टेप पे अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर्क अपॉन रेडियस डालता हूं, तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट मिलता है। आर्क यहां पे सारा कैंसिल आउट हो जाता है, गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट। और फिर मेरे पास OM, MC, MC, IM के टर्म्स में मिल जाता है। डिस्टेंस जरूर हम लोग P से मेजर कर रहे थे, लेकिन हमारा सारा फॉर्मूला कहां से आ रहा है, M से आ रहा है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये जो कर्वेचर है ये काफी कैसी है, कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा है, यानी PM जो है वो अप्रोचेस टू 0 है, यानी कि मैं M को P पे कंसीडर कर सकता हूं। और जब P पे कंसीडर कर सकता हूं तो P से O तक की डिस्टेंस माइनस U है, P से C तक की डिस्टेंस प्लस की R है, P से I की डिस्टेंस प्लस का V है। वही चीजें मैंने यहां अलोंग विद देयर साइन यहां प्लेस कर दिया है। यहां पे आगे आकर के इसकी वेरिएबल को सेपरेट किया है, जो R वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले गया हूं, और फाइनल टर्म पे मैंने क्या किया है कि पूरी इक्वेशन को μ1 से डिवाइड कर दिया है, और μ1 से डिवाइड कर दिया है तो मेरे को इन टर्म्स ऑफ 1 μ2 इक्वेशन मिल गई है। अब किसी को याद रहता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ ये सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने आपको लिख के दिखा रखी है। आगे तो एग्जाम में कैसे लिखोगे, नोट्स कैसे बनाओगे, डोंट वरी, ये आगे मैंने दे रखा है, यहां से बना लोगे, लेकिन समझोगे कैसे उसको यहां से ग्रेस्प कर लो। मैं 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं ग्रेस्पिंग के लिए। चाहो तो अपने नोट्स अपने हाथ से बना लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, और नहीं है तो ग्रेस्प कर लो, नोट्स तो मैंने आगे दे रखे हैं।
हो गया डियर स्टूडेंट्स, बढ़े आगे। ये सब मैं हटा रहा हूं और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। कुछ चीजें फालतू ही होंगी लिखते समय। सबसे पहले डायग्राम बनाना है, बिना डायग्राम के कुछ भी नहीं होने वाला। फिर हम लोगों ने यहां से सबसे पहले आई की वैल्यू को सेपरेट किया है एक्सटीरियर एंगल के टर्म्स में। फिर हमने आर की वैल्यू को टर्म लिया है एनआईसी एंगल कंसीडर करते हुए, पहले ही निकाल के दिखा दिया आई और आर। इसके बाद मैंने ये लिखा है आई आर अल्फा बीटा गामा, सारे के सारे बहुत छोटे हैं। इस तरह से अल्फा को tan अल्फा या आर्क अपॉन रेडियस मैंने यहां बता दिया, बीटा को भी आर्क अपॉन रेडियस के टर्म्स में बता दिया, गामा को भी आर्क अपॉन रेडियस के टर्म्स में बता दिया। देन आफ्टर अब मैंने स्नेल्स लॉ लगाया। स्नेल्स लॉ sin i ओवर sin r इक्वल्स टू म्यू 2 ओवर म्यू 1 होता है। मैंने उसको एक ही स्टेप में म्यू 1 sin i इक्वल्स टू म्यू 2 sin r लिख दिया। i और r को पहले ही छोटा कह चुका हूं, इसलिए मैंने sin को हटा दिया, sin i को i लिख दिया और sin r को r लिख दिया, म्यू 1 i इक्वल्स टू म्यू 2 r लिख दिया। आगे मैंने i और r की वैल्यूज को प्लेस किया इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स अल्फा बीटा गामा, ये कॉन्सेप्ट मिल गया। इसमें यहां पे मैंने nm के नीचे सारी चीजों को लेके चला, nm सब में से कॉमन लिया, कैंसिल आउट कर दिया। बाकी सारी चीजें डिस्टेंसेस मैंने मेजर कर ली वहीं से पोल से। जब पोल से मेरी डिस्टेंसेस मेजर हुई और मैंने विद साइन कन्वेंशन इसमें वैल्यूज डाल दी, ये तो मेरी यहां इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, OP मेरा माइनस u है, PI मेरा प्लस का v है, PC मेरा प्लस का r है, ये समझा चुका हूं आपको। इन तीनों वैल्यूज को लेकर के इस ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने प्लेस किया है, तो मेरे को ये मिल गया। डियर स्टूडेंट्स, याद करने का तरीका भी मैंने अभी आपको समझाया था, दैट इज μ2 ओवर v बिकॉज़ ऑफ फाइनल इमेज मेरा v2 में बन रहा है, μ1 ओवर u बिकॉज़ ऑफ मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, रेयर में रखा हुआ है, माइनस का साइन बीच में, μ2 माइनस μ1 मेरे को यहां मिल रहा है, वही चीज मेरे को यहां लिखनी है, μ2 माइनस μ1 ओवर r। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई हो। यहां एक स्पेशल केस और दे रखा है कि अगर μ1 1 है, वैक्यूम में बाहर, तो यही इक्वेशन मेरी इस टर्म में मिल जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन मेरी हर केस में यही रहेगी, बस जो मेरे को ड्राइव करने का फिनोमेना है वो यही वाला एडॉप्ट करते हुए क्या करना होगा, डिफरेंट केसेस को समझना होगा। तो आज अगर मैं बात करना चाहूं तो ये इक्वेशन मैंने निकाल दी, अपने आप में एक मेजर टास्क हो गया। अब मैं यहां डिफरेंट केस पढ़ने वाला हूं और स्पेशली उन केसों में डायग्राम कैसे बनेगा ये देखने वाला हूं। फिलॉसफी वही रखनी है, 5-6 स्टेप आपको वही रखने हैं। स्नेल्स लॉ के अंदर यूज करना है, आई और आर को छोटा लेते हुए अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में। अल्फा ऑब्जेक्ट पे है, बीटा इमेज पे है, गामा सी पे है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां है उसके साथ में प्रिंसिपल एक्सिस का है। तो डियर स्टूडेंट्स, वही 5-6 स्टेप होंगे हर केस के लिए। केस यहां बहुत सारे बनेंगे भैया। पहले कॉन्वेक्स के लिए पढ़ोगे, फिर कॉनकेव के लिए पढ़ोगे। कॉन्वेक्स में भी एक बार आपकी रियल इमेज है, यानी फाइनल इमेज डेंसर में बन रही है, एक बार आपकी इमेज जो है ना वो रेयर के अंदर ही बन जाएगी। ऐसे ही कॉनकेव के अंदर भी बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। अब उल्टा केस भी पॉसिबल है, आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, डेंसर के अंदर रखा हुआ है, इमेज आपकी कहां बन रही है, रेयर में बन रही है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से मैं देखूं तो 8-9 केस बन जाते हैं। किसी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस आपने अडॉप्ट करना है, केस को ध्यान से समझना है और उन्हीं प्रोसेस के ऊपर, उन्हीं स्टेप्स के ऊपर आपकी इक्वेशन निकल के आ जानी है, ठीक है। लेकिन जब तक आप इसको अंडरस्टैंडिंग में नहीं डालोगे, रटने की कोशिश करोगे, गलती होगी। तो आपको रटना नहीं है, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है उसी के बेसिस पे आपको समझ के अपने आप से केस करना है। फिर कहीं अगर दिक्कत आ रही होगी तो मेरे को व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो, आई विल एक्सप्लेन एट द पर्टिकुलर पॉइंट। वैसे दिक्कत आएगी नहीं। चलिए मैं अब अगले केस की बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स। अगले केस में क्या है, द ऑब्जेक्ट लाइज इन रियर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। अब देखिए, इमेज को वो वर्चुअल कहे या ये कह दे सीधे सीधे कि भाई इमेज भी कहां बन रही है, इमेज भी बन रही है रियर मीडियम में। तो देखिए डायग्राम को ही हम लोग यहां एक्सप्लेन करते हैं। भैया सारी चीजें सेम है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रखा हुआ है, लेकिन अब ये u छोटा है। u कैसा है बच्चों, काफी छोटा है। जब u काफी छोटा है तो यहां से रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट तो होगी, लेकिन इतनी शिफ्ट नहीं होगी कि इस एक्सिस को आगे आगे कहीं काट दे। क्या होगी, यहां पे डाइवर्स दिख रही है मेरे को, तो आगे तो इमेज फॉर्मेशन होना नहीं है। जब आगे इमेज फॉर्मेशन होना नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसको वापस लेकर के आऊंगा, इमेजनरी वापस लेके आऊंगा। ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है ही।
अब ये इस पॉइंट पर मेरा इंटरसेक्ट कर जाती है। अब चूंकि इसके अंदर ये देखो ये इमेजनरी रे आ रही है, मैंने हाइपोथेटिकली इसको वापस किया है, तो यहां जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। मैं इसको दोनों तरीके से जान सकता हूं कि इमेज फॉर्म्ड इन अगेन रेयर मीडियम, या मैं कह सकता हूं कि इमेज फॉर्मेशन मेरा वर्चुअल है। कब है, जब मेरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल नजदीक है पोल के। क्यों है, क्योंकि ये जो रे आगे जा रही है ये इतनी डेविएट नहीं होती कि प्रिंसिपल एक्सिस को आगे जाके कहीं भी काटे। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे वही फिलॉसफी यूज करनी है, क्या, ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल अल्फा, इमेज पे बनने वाला एंगल बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ बनने वाला एंगल गामा। साइन आई ओवर साइन आर, आई और आर छोटे हैं इसलिए साइन को हटा दो, आई और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा डाल दो। वही ट्रायंगल आपने कंसीडर करने हैं। आई की अगर बात करोगे तो आई इज अ एक्सटीरियर एंगल ऑफ विच वन ट्रायंगल, NOC। ठीक है, अपने हाथ से इमेज बनाओगे, गलती नहीं करोगे, बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आर, व्हाट अबाउट आर, डियर स्टूडेंट्स, आर की भी बात अगर करोगे तो ये बड़े वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, मैं ये हाथ घुमा रहा हूं इसके ऊपर, देखिए ये बड़े वाला ट्रायंगल NIC, नाम वही है। ऊपर वाले डेरिवेशन में डायग्राम अगर आप सिर्फ चेंज कर देते हो तो डेरिवेशन में कहीं कोई अंतर नहीं आने वाला, एक जगह अंतर आएगा बस। U माइनस ऊपर था यहां भी रहेगा, R प्लस ऊपर था यहां भी रहेगा, लेकिन ऊपर वाले केस में ये V जो है वो कैसा था, प्लस का था, यहां पे V क्या हो जाएगा भैया, माइनस का हो जाएगा। बस इतना अंतर आएगा, लेकिन फाइनल जो इक्वेशन आएगी उसको देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। देखिए डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं फाइनल इमेज की बात करता हूं, वही डेरिवेशन एज इट इज, वही सारी चीजें, वही सारे स्टेप्स, और मिल गया मेरे को क्या, फाइनल ये रहे μ2 ओवर v माइनस μ1 ओवर u, μ2 माइनस μ1 ओवर r। आप देख रहे होंगे इक्वेशन में कोई अंतर नहीं है, इक्वेशन जो पहले निकल के आई थी वही निकल के आ रही है, लेकिन हाँ जो याद करने का तरीका था वो डिफर हो गया। हमने उसमें कहा था कि भैया जहां फाइनल इमेज बन रही है उसके ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ऐसा नहीं है, लेकिन इक्वेशन वही है। तो आप पहले केस को बेस करें, याद रखने का तरीका वही एडॉप्ट करें, लेकिन इस बात को समझ लें कि अगर मेरा इमेज फॉर्मेशन रेयर मीडियम में भी होता है तो इक्वेशन पे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब जरा अगला केस देखते हैं। अभी हमने कॉन्वेक्स सरफेस की बात की थी, अब कॉनकेव की करते हैं। कोई बच्चा पीछे से ये नहीं कहेगा कि सर ये कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। मैं पहले बता चुका हूं, बेसिक ऑप्टिक्स पहले 8 चैप्टर्स के साथ में कोई कोरिलेशन नहीं रख रही है, लेकिन ऑप्टिक्स के अंदर तो टॉपिक सारे फिर जुड़े हुए हैं। जिन लोगों ने अब तक की 4-5 क्लासें नहीं ली है वो डायरेक्ट आज की क्लास में बैठे हैं तो वो अनकंफर्ट तो फील करेंगे ही। तो डियर स्टूडेंट्स, सारी सीक्वेंस में क्लास लेनी है, 901 से लेकर के यहां तक कंटिन्यूएशन में आना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कॉनकेव हमने वर्ड यूज किया हुआ है। तो देखिए ऑब्जेक्ट हमारा अगेन रेयर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट की तरफ से ये सरफेस कैसा है, कॉनकेव है। इमेज फॉर्मेशन में फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, तरीका मेरा वही होगा, कोई भी नई बात इसमें नहीं होगी। इक्वेशन की भी बात करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपने इक्वेशन भी निकालनी है। चलिए, ये आपका क्या, पोल, पोल के नजदीक M, नो डाउट इसमें भी MP जो है वो 0 को अप्रोच करता है। अपार्चर अपार्चर जो AB है वो अगेन यहां भी आपने छोटा ही लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कंपैरेटिवली बड़ी होगी, कर्वेचर कंपैरेटिवली छोटी होगी। अब जरा देखिए, O से ऑब्जेक्ट से 2 रे मेरी निकली, एक मैंने ऊपर निकाली कोई भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में, और दूसरी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ निकाल दी। ठीक है, अब जो ऊपर वाली रे है यहां जाकर के क्या करती है, टकराती है। इस जगह पर मैं सबसे पहले नॉर्मल टू सरफेस बनाना चाहूंगा,
तो देखो बच्चों, नॉर्मल टू सरफेस है मेरा ये सी से, रेडियस ऑफ कर्वेचर बना दो, यही नॉर्मल टू सरफेस होगा। ठीक है, अब नॉर्मल टू सरफेस के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी दैट मस्ट बी इंसिडेंट एंगल। ये देखिए मैंने यहां पे इंसिडेंट एंगल को हाईलाइट कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, इस सरफेस पे जाने के बाद दूसरे मीडियम में जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी, दूसरा मीडियम कौन सा है, डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है तो क्या होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी तो अगेन आई जो है यहां पे बड़ा होगा किससे, आर से। जब आई बड़ा होगा तो मैं क्या करूंगा, इस रे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ डेविएट करके आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं क्या देख रहा हूं, ये जो रिफ्रैक्शन के बाद में रे है और जो प्रिंसिपल एक्सिस पे ली हुई रे है ये तो अभी भी डाइवर्ज होती चली जा रही है। अगर ये अभी भी डाइवर्ज होती चली जा रही है तो आगे तो इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे रिफ्रैक्टेड रे को वापस लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, वापस लाना पड़ेगा। तो मैं इस रिफ्रैक्टेड रे को वापस लेकर के आता हूं। देखिए ये मैं वापस लेकर के आया और वापस लेके आया तो यहां पे इमेज फॉर्मेशन हो गया। जैसे इमेज फॉर्मेशन हो गया तो बनने वाले एंगल को मैंने बीटा कह दिया। आई होप सो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखो बच्चों, बड़ा मजेदार सा केस अगेन, क्या कि भैया जो आर था वो मैं यहां भी बना सकता हूं। किस किस के बीच में, नॉर्मल टू प्लेन और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या है, आर है। तो इमेज फॉर्मेशन अगर आपका क्लियर हो जाए तो स्टेप्स तो वही है, उन्हीं स्टेप्स को आपने डालना है, कोई नया काम नहीं करना। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट पर बनने वाला एंगल अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाला एंगल गामा, इमेज पर बनने वाला बीटा। एज सच रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, एमपी अप्रोचेस टू जीरो। अब यहां पे मैं साइन कन्वेंशन की बात करूं, आर भी मेरा नेगेटिव बिकॉज ऑफ वापस आना पड़ रहा है मेरे को ऑब्जेक्ट की तरफ, वी भी नेगेटिव बिकॉज ऑफ मेरे को वापस आना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ, यू तो नेगेटिव है ही क्योंकि मुझे इसे मेजर करने के लिए वापस आना पड़ रहा है ऑब्जेक्ट की तरफ। अब डियर स्टूडेंट्स वही साइन आई ओवर द साइन आर, आई और आर दोनों छोटे, आई और आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। देखिए जितनी बड़ी इमेज आप बना लेंगे, एनलार्ज इमेज बना लेंगे, फिट टू स्केल बना लेंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब जरा देखिए मैं ये एनोटेशन हटाता हूं और अगेन अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में आई और आर को लिखने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों, पहले मैं बात करना चाहूं आई की। तो देखिए आई जो मेरा एंगल बन रहा है वो बन रहा है ट्रायंगल ओ एन सी के बीच। देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, और यहां पर एंगल अल्फा और आई दोनों का एक्सटीरियर एंगल है गामा, तो गामा इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा। इसी तरह से जब आप बात करते हैं किसकी, आर के बारे में, तो जो आर का कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है ट्रायंगल आई एन सी पे, एनआईसी भी कह सकते हैं। अगर आपने टर्मिनोलॉजी वही यूज की है जो सबसे पहले केस में थी तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज पूरा डेरिवेशन भी दे सकते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है वो बहुत होशियार है, वो बहुत पहले फिजिक्स पढ़ चुका है आपसे। आप अगर डायग्राम के ऊपर कोई गलती करोगे और उसके करस्पॉन्डिंग नीचे नहीं लिखोगे तो वो तुरंत मार्क्स काट देगा। इसलिए आप ध्यान रखें, चीटिंग करने की कोशिश न करें, बेईमानी करने की कोशिश न करें, ईमानदारी के साथ सीख लें। अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 या 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहां से आप लोग आर की वैल्यू को भी ला पाओगे। आई होप सो वही सारे जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करोगे। ठीक है, डेरिवेशन यहां हमने नहीं दे रखा, सिर्फ इमेज फॉर्मेशन दे रखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डेरिवेशन कर सकते हैं। इस इमेज को भी देखेंगे, अगेन वही कॉन्सेप्ट है। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में रख लिया है, ठीक है, और अब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम के अंदर भी आ गया, तो डजंट मैटर, वही सारी चीजें फॉलो करेंगे। और मैं ये कहूंगा अभी आपके पास में प्रॉपर टाइम है, जितने भी डायग्राम हमने यहां दे रखे हैं इन सारे डायग्राम्स को आप अपनी
नोटबुक में बनाएंगे, अपने हाथ से बनाएंगे और हर केस के लिए डेरिवेशन भी आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। 7-8 डायग्राम है, 7-8 बार डेरिवेशन करोगे, रिजल्ट आपको हर केस में ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। बस अंतर कहां होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट रेयर में रखा है तो सारी इक्वेशन एक जैसी मिलेगी, जब आपका ऑब्जेक्ट डेंसर में रखा है तो सारी इक्वेशन आपको एक जैसी मिलेगी। बस अंतर यहां आएगा, बाकी हर केस के लिए इक्वेशन वैसी ही आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट केस के अकॉर्डिंग डायग्राम, यहां मैं क्लास को बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जा रहा हूं, लेकिन आपके लिए होमवर्क बहुत सारा हो जा रहा है। क्या होमवर्क हो जा रहा है, आप इन सारे डायग्राम्स को अपने आप से बनाएंगे, हर डायग्राम के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और फिर आपस में कंपेयर करके देखेंगे। अगर कहीं कोई आपको डिस्क्रिपेंसी लगती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप सिंपली व्हाट्सएप करेंगे। ये आपका होमवर्क। एज यूजुअल हम लोग हर टॉपिक के बाद न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल अगर हमें आ जाता है तो हम मान के चलते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसा ही हम लोग यहाँ अब करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हाफ इक्वेशन के बेसिस पे हम ये एग्जांपल नंबर 12 जो है वो करना चाहेंगे। देखिए क्या कहता है, द डायमीटर ऑफ ए ग्लास स्फीयर। भैया ये एक ग्लास स्फीयर बना लो और इस ग्लास स्फीयर का जो डायमीटर है वो 15 सेंटीमीटर लिख दो। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि सर आपने वर्टिकल डायमीटर क्यों नहीं लिया। भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता है कि मैं हाफ इक्वेशन पे इक्वेशन करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जो हॉरिजॉन्टल वाली चीजें हैं वो मुझे चाहिए, इसलिए मैंने डायमीटर 15 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल में लिख दिया है। चलिए, ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक टू स्फीयर व्हिच कन्वर्जेस एट पॉइंट 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस। अब देखिए, अगर मैं यहां से लाइट रेज को लेकर के आता हूं, ये पैरेलल टू सरफेस है, तो ये वाला पोल कहलाएगा। गलती से कोई बच्चा इधर से लेके आता तो ये वाला पोल हो जाता फिर। ठीक है, अब वो कह रहा है पोल के बाद 30 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है जी, कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ता हूं। द डायमीटर ऑफ ए ग्लास स्फीयर इज 15 सेंटीमीटर। ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स the surface sphere where converges at point 30 cm behind the pole of the spherical surface. Find the position of image if mu equals to 1.5. इसका mu जो है वो कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। चलिए, mu कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। तो मुझे क्या पता करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v पता करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें ऐसा लगेगा कि कुछ मिसिंग है क्या। चलिए, मिसिंग तो जो है वो निकल जाएगा, लेकिन पहले ये देखें कि इक्वेशन कौन सी लगाएंगे। रेयर से डेंसर कॉन्वेक्स सरफेस, रेयर से डेंसर कॉन्वेक्स सरफेस, पैरेलल बीम आ रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट बहुत पीछे रखा हुआ है, बिल्कुल नजदीक नहीं है पोल के। तो जो स्पेशल केस था कि फाइनल इमेज फॉर्मेशन रेयर में हो रहा है, वो आपका नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद इतनी कॉन्सेप्चुअल चीजें हमें क्लियर हो जाएं, पीछे जो पढ़ के आए हैं उसके बेसिस पे, तो मैं समझता हूं फिर क्वेश्चन में कुछ बसता नहीं है। चलिए जरा देखते हैं हम सॉल्यूशन। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ग्लास स्फीयर द लाइट रेज विल कन्वर्ज पॉइंट O, सो O एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बिल्कुल फैक्ट, एक बढ़िया इंफॉर्मेशन। भैया इसके एब्सेंस में अगर ये रे जो आ रही थी, इसमें पहले तो कहा था हमने, पहले लिखा हुआ है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स स्फीयर, इसमें कहीं भी इसने पैरेलल नहीं कहा है, तो नो डाउट जो हमने एक्सप्लेनेशन अभी दिया था उसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं डायग्राम दोबारा ना बना करके इसका जो डायग्राम है उसी को यूज कर ले रहा हूं बच्चों। मैंने यहाँ पे पैरेलल के साथ में बना दिया था, दैट वाज एब्सोल्युटली माय मिस्टेक, मुझे ध्यान से पढ़ना चाहिए था। आप भी ये गलती नहीं करेंगे। चलिए, तो वो जैसा कह रहा है कि वेव आ रही है और पोल से, पोल का मतलब
ये वाला पॉइंट यहां से 30 सेंटीमीटर पे जाके कन्वर्ज होती है। इसका मतलब ये जो O है ये एज ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? अब जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर मैं U की बात करता हूं तो U हो गया मेरा इस पॉइंट से 30 सेंटीमीटर पे, उसी डायरेक्शन में तो प्लस का U होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर मेरा कुछ नहीं दे रखा, यानी 1 है वैक्यूम में, अंदर 1.5 है ये दे रखा। रेडियस ऑफ कर्वेचर नो डाउट ये जो स्फीयर है इसके डायमीटर का आधी होगी, दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। अब ये यहां मुझे विशेष रूप से क्या करना है, एहतियात रखनी है। क्या एहतियात रखनी है डियर स्टूडेंट्स, कि मेरा केस क्या है, केस है रेयर से डेंसर कॉन्वेक्स सरफेस इमेज इज फॉर्म्ड इन डेंसर। इसके बेसिस पे ये इक्वेशन मैंने प्लेस की, इसमें वैल्यूज डाल दी, ठीक है, आंसर मेरा निकल के आ गया 15 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स इमेज फॉर्मेशन आपका क्लियर होगा तो ये निकल के आएगा, हाँ नो डाउट। कंप्लीट स्फीयर का केस हमने पीछे कोई नहीं कराया था, सारे के सारे स्फीयरिकल सरफेस के कराए थे, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब जो ये वाला क्वेश्चन है यानी एग्जांपल नंबर 12 जो है लगभग इसी पर बेस्ड एग्जांपल नंबर 13 है। सनशाइन रिकॉर्डर ये भी एक ग्लोब जैसा होता है, स्फेरिकल सरफेस होता है, तो मैं अब इसको डिस्कस नहीं करूंगा। आप इसे अपनी तरीके से एक बार हैंडल करेंगे, नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास से पहले मुझे आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू बता देंगे कि कितने स्टूडेंट हैं जिनको इसमें प्रॉब्लम आई है। अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको प्रॉब्लम आई है तो मैं इस क्वेश्चन को आपको खुद करा के दूंगा। थैंक्स अ लॉट।